Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is very special video on Booker Award winner books. तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें. Do not forget to subscribe the channel. Here is the list in which we will see some important works and the author. तो देख लेते हैं कि यहाँ पे जो लिस्ट दिए हुए हैं इसमें वो कौन कौन से बुक्स शामिल है और वो कौन से ऑथर है जिन्होंने बुकर अवार्ड को प्राप्त किया है अपने वर्क के लिए. तो ईयर वाइज हम लोग देखते चलते हैं. हर ईयर का यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पे दिया गया है आप लोगों को. तो फर्स्ट जो बुकर अवार्ड स्टार्ट होता है 1969 में होता है एंड इट वाज गिवन टू पीएच न्यूबाई एंड द वर्क इज समथिंग टू आंसर. तो याद रखेंगे पहला जो बुकर अवार्ड मिला था 1969 में मिला था. किसको मिला था? पीएच न्यूबाई को. किस वर्क के लिए इनको मिला था? समथिंग टू आंसर. देन 1971 में वीएस न्यायपाल हैं इन अ फ्री स्टेट. तो याद रखेंगे वीएस न्यायपाल को मिला था इन अ फ्री स्टेट वर्क के लिए. तो यहाँ पे सारे ईयर को हमने मेंशन नहीं किया है, जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मेंशन किया गया है. 1973 में जे फेरल को मिला था इनके वर्क द सीज ऑफ कृष्णापुर के लिए. 1975 में मिला था रूथ प्रवर झाबवाला हिट एंड डस्ट के लिए मिला था इनको. 1977 में पॉल स्कॉट को मिला था स्टेइंग ऑन वर्क के लिए. 1979 में पेनलो फिट्जगेराल्ड को मिला था ऑफशोर वर्क के लिए. 1980 में विलियम गोल्डिंग को मिला था राइट ऑफ पैसेज के लिए. 1981 में सलमान रश्दी को मिला था मिडनाइट चिल्ड्रेन के लिए. 1986 में किंग्सले एमिस को द ओल्ड डेविल्स के लिए मिला था. 1989 में काजुयो इशिग्रो को मिला था द रिमेन्स ऑफ द डे के लिए. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन ऑथर्स भी हैं जिनको बुकर अवार्ड मिला है, तो उनके बारे में डिटेल में अभी डिस्कस किया जाएगा. पहले वो लिस्ट हम देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट वर्क से जिनको बुकर प्राइज मिला है. तो इस लिस्ट को एक बार आप लोग पॉज करके थोड़ा सा देख लेंगे वीडियो को, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट है 1992 माइकल उंडार्चे द इंग्लिश पेशेंट. तो याद रखेंगे 1992 में माइकल उंडार्चे को मिला है द इंग्लिश पेशेंट के लिए. 1997 में अरुंधति रॉय को मिला द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए. 2000 में मार्गरेट एडवुड को मिला है द ब्लाइंड असासिन के लिए. 2006 में किरण देसाई को मिला है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस. 2008 में अरविंद अडिगा को मिला द व्हाइट टाइगर, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है. 2021 में डेमन गलगुट को मिला है द प्रॉमिस के लिए. और 2022 में मिला है सेहान करुणा तिलका को द सेवन मून्स ऑफ माली एल्मिडा के लिए मिला है. तो जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनकी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है उनके ऑथर्स के साथ. और ये जो 21 और 22 का यहाँ पे मेंशन किया गया है बिकॉज ये रिसेंट है तो पूछा जा सकता है. तो जो भी अवार्ड वगैरह बुकर अवार्ड हो गए, नोबेल अवार्ड हो गए, पुलित्जर अवार्ड हो गए, उनसे क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं. तो रिसेंट वाले तो पूछते ही हैं कि अभी पिछले वर्ष या उसके पिछले वर्ष किसे मिला है, किस वर्क को मिला है. और उसके पहले जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स होते हैं जिनको मिला होता है उसके ऑथर या उस वर्क के से रिलेटेड कुछ पूछ लेता है. अब हम डिटेल में देखेंगे इंडियन ऑथर के वर्क्स को जिनको बुकर अवार्ड मिला है, या फिर उस वर्क्स को देखेंगे जो ऑथर तो इंडियन नहीं है बट उनके वर्क्स में कहीं ना कहीं इंडिया के बारे में मेंशन किया गया है. तो उन वर्क्स को देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं. तो फर्स्ट वर्क हियर इज 1971 इन अ फ्री स्टेट वीएस न्यायपाल. इस वर्क में वीएस न्यायपाल ने इंडिया का जिक्र किया है. तो इंडिया के बारे में इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा मेंशन कर रखा है अपने इस वर्क इन अ फ्री स्टेट में. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन. तो लेट अस सी. इट इज अ नॉवेल begins with a narrator on a ferry to Egypt.
and concludes many years later when he returns to Egypt as a tourist. तो इसमें जो नॉवेल है इन अ फ्रेश स्टेट, इसमें जो नरेटर होता है वो एक फेरी पे होता है इजिप्ट के लिए, और फिर जब वापस वो इजिप्ट आता है एक टूरिस्ट के रूप में, तो वही स्टोरी यहाँ पे दिया गया है कि जो नरेटर है कैसे इजिप्ट टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट जाता है, उसी से रिलेटेड स्टोरी है इन अ फ्रेश स्टेट में. The novel consists of framing narrative and 3 short stories. One out of many, Tell Me Who to Kill, and the title In a Free State. तो ये जो वर्क है इन अ फ्री स्टेट, इसमें 3 शॉर्ट स्टोरीज शामिल है. एक फ्रेमिंग नरेटिव के रूप में ये है, और 3 शॉर्ट स्टोरीज में ये टोटल बुक कंप्लीट होती है. उन शॉर्ट स्टोरीज का टाइटल देख लीजिए. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वी.एस. न्यायपाल का इन अ फ्री स्टेट जो होता है वो कितने पार्ट में डिवाइड है और उनके टाइटल क्या है. तो इस बुक में टोटल 3 शॉर्ट स्टोरीज है. टाइटल है वन आउट ऑफ मेनी, सेकेंड टाइटल है टेल मी हु टू किल, एंड थर्ड टाइटल है इन अ फ्री स्टेट. ये इस वर्क का ही टाइटल है. तो याद रखेंगे, फर्स्ट टाइटल वन आउट ऑफ मेनी, टेल मी हु टू किल सेकेंड टाइटल है, और थर्ड टाइटल इस बुक का ही नाम है इन अ फ्री स्टेट. The first tale concerns an Indian servant from Bombay accompanies his master on a diplomatic mission to Washington DC. तो जो फर्स्ट टेल है वन आउट ऑफ मेनी, इसमें एक इंडियन सर्वेंट की कहानी है जो बॉम्बे से जाता है कहाँ पे, अपने मास्टर के साथ वॉशिंगटन डीसी यूएस जाता है. इसके जो मास्टर होते हैं, जो इंडियन सर्वेंट है बॉम्बे का, उसके जो मास्टर होते हैं वो डिप्लोमेटिक मिशन में वॉशिंगटन जाते हैं. तो वो भी अपने मास्टर के साथ जाता है, बिकॉज घर पे उसके लिए ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट वर्क नहीं रहता है, तो वो अपने मास्टर के साथ चला जाता है. The second story features an extended South Asian family in the rural West Indies, in which one wealthy cousin manages to humiliate another, the narrator. जो सेकेंड स्टोरी है जिसका टाइटल है टेल मी हु टू किल, ये बिलोंग करता है एक साउथ एशियन फैमिली को. और ये जो साउथ एशियन फैमिली कहाँ रह रही है, रूरल वेस्ट इंडीज में रहती है. जो ग्रामीण वेस्ट इंडीज का जो ग्रामीण एरिया है वहां पे ये साउथ एशियन फैमिली रहती है, जिसपे 2 कजन की स्टोरी है. और एक कजन क्या करता है, दूसरे कजन को ह्यूमिलिएट करता है. जो दूसरा कजन होता है वो स्टोरी का नरेटर होता है. The third tale is set in an African Great Lakes state that has recently acquired independence. और जो थर्ड स्टोरी है जिसका टाइटल बुक का ही टाइटल है इन अ फ्री स्टेट, ये स्टोरी जो है वो सेटिंग होती है अफ्रीकन ग्रेट लेक्स स्टेट में, जिसे अभी हाल में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंस मिला था, आजादी मिली थी. The story follows the conventions of the road novel. जो स्टोरी है रोड नॉवेल के कन्वेंशन को फॉलो करता है. तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारे फैक्ट्स. तो आप लोग इन सभी फैक्ट्स को याद रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो याद रखेंगे जो स्टोरी है रोड नॉवेल कन्वेंशन को फॉलो करती है. कौन सी वर्क है ये, इन अ फ्री स्टेट, वी.एस. न्यायपाल की 1971 का वर्क है, और इसी ईयर इसे बुकर प्राइज भी मिला था. नेक्स्ट वर्क 1975 हीट एंड डस्ट, रुद्र प्रवर झाबवाला. ये भी बहुत फेमस वर्क है. रुद्र प्रवर झाबवाला ये वैसे तो जर्मन को बिलोंग करते हैं, जर्मनी को बिलोंग करते हैं, जर्मन ऑथर हैं. बट इन्होंने जो टाइटल बोरो किया है झाबवाला, ये इंडियन टाइटल है. एक्चुअली she is very attached towards India, so she mentioned about India or Indian characters in her work. तो इसीलिए ये वर्क इनका इम्पोर्टेंट बन जाता है. तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इस वर्क से रिलेटेड, हीट एंड डस्ट से. The book was also ranked by the Telegraph in 2014 as one of the 10 all-time greatest Asian novels. इस बुक को हीट एंड डस्ट को बुकर प्राइज तो 1975 में मिला ही था, साथ ही इसे रैंक किया गया था द टेलीग्राफ इन 2014 में. तो इसमें क्या हुआ था कि एशियन नॉवेल्स की लिस्ट बनी थी, तो टॉप 10 लिस्ट बनी थी, उस टॉप 10 में हीट एंड डस्ट भी शामिल था.
जॉनर है नॉवेल का हिस्टोरिकल फिक्शन और नॉवेल है। द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द नॉवेल आर टोल्ड इन द फर्स्ट पर्सन। तो शुरुआत में जो नॉवेल की स्टोरी है वो फर्स्ट पर्सन में डिस्क्राइब की गई है, नरेट की गई है। फ्रॉम द नरेटिव वॉइस ऑफ अ वुमेन हु ट्रेवल्स टू इंडिया। इसमें एक वुमेन की स्टोरी है और वो इंडिया के ट्रैवलिंग करती है। उसी की वजह से वो जब इंडिया की ट्रैवलिंग करती है तो वो जो स्टोरी बताती है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताती है। तो दैट इज वाई फर्स्ट पर्सन में वो स्टोरी को नरेट करती है। टू फाइंड आउट मोर अबाउट हर स्टेप ग्रैंड मदर ओलिविया। जो वुमेन है नरेटर है इस स्टोरी की, वो इंडिया ट्रैवल करती है। वाई? उसके पीछे वजह है कि वो अपने स्टेप मदर ओलिविया के बारे में ज्यादा जानना चाहती थी, इसीलिए वो इंडिया की ट्रैवलिंग करती है। She has various letters written by Olivia, and through reading this and learning from her own experiences in India, she uncovers the truth about Olivia and her life during the British Raj in 1920s. साथ में जो नरेटर है इस नॉवेल की, उनके पास ओलिविया जो इनकी स्टेप ग्रैंड मदर होती हैं, उनके बहुत सारे लेटर्स हैं और उन लेटर्स को रीड करके और साथ में ये जब इंडिया की ट्रैवलिंग करती है तो उससे जो इनको अपना एक्सपीरियंस मिलता है उससे इन्हें बहुत कुछ पता चलता है अपनी स्टेप ग्रैंड मदर ओलिविया के बारे में और उनकी लाइफ के बारे में व्हेन शी वाज लिविंग इन इंडिया। तो इनकी जो ग्रैंड मदर होती हैं ओलिविया, वो कब रह रही होती है इंडिया में? 1920s के दौरान रह रही थी। एट द टाइम इंडिया में ब्रिटिश राज था। तो याद रखेंगे ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। हीट एंड डस्ट को लेकर रुथ प्रवर झावाला का वर्क है, बहुत ही फेमस वर्क है, बुकर प्राइज विनिंग वर्क है। 1975 में इसको बुकर प्राइज मिला था। और साथ में एशियन नॉवेल्स की टॉप लिस्ट बनी थी, टॉप 10 लिस्ट बनी थी द टेलीग्राफ इन 2014 में, और उसमें भी ये शामिल था हीट एंड डस्ट। और नरेटर इंडिया की विजिट पे होती हैं, तो यही इस स्टोरी की मेन पॉइंट्स है। 1977 पॉल स्कॉट स्टेइंग ऑन। 1977 में पॉल स्कॉट का वर्क स्टेइंग ऑन है, इसको मिला था बुकर प्राइज। तो याद रखेंगे स्टेइंग ऑन इज द वर्क एंड द ऑथर इज पॉल स्कॉट। और कब मिला था बुकर अवार्ड? 1977 में। The novel focuses on Tusker and Lucy Smalley, who are briefly mentioned in the later two books of the Raj Quartet, The Towers of Silence and A Division of the Spoils, and are the last British couple living in the small hill town of Pancourt after Indian independence. तो देखिए ये जो नॉवेल है ये स्टोरी है, ब्रिटिश कपल की स्टोरी है जिनका नाम होता है टस्कर एंड लूसी स्मैली, और इनको मेंशन किया है राज क्वार्टेट की जो सीरीज है उसमें इनको मेंशन किया गया है। तो राज क्वार्टेट करके एक सीरीज है जिसमें 4 बुक शामिल है। तो उन 4 बुक में से 2 बुक में टस्कर और लूसी का जिक्र किया गया है। वो कौन कौन से 2 बुक है? द टावर्स ऑफ साइलेंस और दूसरा बुक है अ डिवीजन ऑफ द स्पॉइल्स। तो ये राज क्वार्टेट सीरीज के ही 2 बुक्स है जिसमें टस्कर और लूसी के बारे में मेंशन किया गया है। और ये दोनों लास्ट ब्रिटिश कपल होते हैं जो स्मॉल हिल टाउन ऑफ पेनकोट में रहते हैं आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। तो इंडिया को आजादी मिलने के बाद ये लास्ट ब्रिटिश कपल है जो पेनकोट के छोटे से पहाड़ी टाउन में रहा करते थे, और इनका जिक्र राज क्वार्टेट सीरीज में हुआ है। राज क्वार्टेट सीरीज के 2 बुक्स में इनके बारे में पता चलता है, द टावर्स ऑफ साइलेंस में एंड अ डिवीजन ऑफ द स्पॉइल्स में। तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। टस्कर हैड राइजिंग टू द रैंक ऑफ कॉलोनल इन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। तो जिस समय ब्रिटिश लोगों का इंडिया पे शासन चल रहा था, एट द टाइम क्या था, टस्कर को ब्रिटिश इंडियन आर्मी में जॉब मिला हुआ था रैंक ऑफ कॉलोनल के लिए। मीन्स ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कॉलोनल का रैंक मिला था टस्कर को। The couple moved elsewhere in India, later returned to Pancourt to take up residence in the lodge and annexed to Smith's Hotel.
तो ये जो कपल है टस्कर और लूसी, ये दोनों इंडिया में कहीं और चले गए थे पैनकोट को छोड़कर। फिर बाद में ये दोनों वापस आते हैं एक लॉज में रहने के लिए। जिस लॉज में ये रहने के लिए वापस आते हैं पैनकोट में, वो स्मिथ होटल का एनेक्सेशन होता है। नेक्स्ट वर्क है 1981 का मिडनाइट चिल्ड्रेन। ऑथर है सलमान रश्दी। तो ये जो मिडनाइट चिल्ड्रेन नॉवेल है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है सलमान रश्दी का। द नॉवेल इज अबाउट इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल टू इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। जो नॉवेल है इसमें स्टोरी बताई गई ब्रिटिश कॉलोनियल से इंडिया की जो ट्रांजिशन होती है इंडिपेंडेंट फॉर्म में, तो ब्रिटिश कॉलोनी से कैसे इंडिया जो है ट्रांजिट करता है, इंडिपेंडेंस इंडिया बनता है और इसका पार्टीशन होता है इंडिया का। तो यही सब कुछ मेंशन है इस नॉवेल में सलमान रश्दी के मिडनाइट चिल्ड्रेन में। तो याद रखेंगे 1981 में इसको मिला था बुकर अवार्ड। जॉनर है नॉवेल का नॉवेल मैजिकल रियलिज्म, हिस्टोरिकल फिक्शन, हिस्टोरियोग्राफिक मेटाफिक्शन। तो ये इस नॉवेल का जॉनर से याद रखेंगे। Midnight Children is a loose allegory for events in 1947 British Raj in India and after the partition of India। तो देखिए Midnight Children जो है एक एलिगोरिकल नॉवेल है। 1947 के टाइम में इसे सेट किया गया था। एट द टाइम ब्रिटिश राज था इंडिया में और ब्रिटिश राज और इंडिया की पार्टीशन से रिलेटेड इस नॉवेल में स्टोरी है। 1947 इसकी सेटिंग है और ये एक लूज एलिगोरिकल नॉवेल है। Protagonist and narrator of the story is Salim Sinai, born at the exact moment when India became an independent country। तो देखिए इस नॉवेल का जो नरेटर और प्रोटोगोनिस्ट है वो सलीम सिनाई है, जिसका जन्म होता है उसी टाइम में जब इंडिया को आजादी मिलती है। यानी कि इंडिया को जिस दिन आजादी मिलती है उसी रात को जस्ट उस रात का जो पहला घंटा होता है, यानी कि 12 बजे से 1 बजे की जो टाइमिंग होती है उसी टाइम में सलीम सिनाई का जन्म होता है। और सलीम सिनाई का ही नहीं और भी दूसरे जो बच्चे होते हैं उनका जन्म होता है। इसीलिए द टाइटल ऑफ द नॉवेल इज मिडनाइट चिल्ड्रेन। तो इसमें जो याद रखेंगे, अब ये जो इस टाइम पीरियड में इस 1 घंटे में 12 से 1 बजे के बीच में जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनके पास कुछ स्पेशल पावर होता है और सलीम सिनाई के पास भी पावर होता है। ही वॉज बोर्न विथ टेलीपैथिक पावर्स। सलीम सिनाई के पास कौन सा पावर होता है? टेलीपैथिक पावर्स होता है, एज वेल एज एन enormous and constantly dripping nose with an extremely sensitive sense of smell। और साथ में इसका जो नोज होता है वो enormous होता है, थोड़ा सा ड्रिपिंग साइज का होता है और इसकी जो सेंस क्वालिटी है एक्सट्रीम होती है। मतलब स्मेल करने के लिए जो इसके स्मेल वाला सेंस है वो बहुत स्ट्रांग होता है सलीम सिनाई का। तो याद रखेंगे प्रोटोगोनिस्ट कौन है? सलीम सिनाई है, जिसके पास टेलीपैथिक पावर होता है बाय बॉर्न। साथ में इनॉर्मस नोज होता है जिससे इसकी स्मेल ऑफ सेंस जो होती है स्ट्रांग होती है। सॉरी, सेंस ऑफ स्मेल जो होता है इसका स्ट्रांग होता है। मिडनाइट चिल्ड्रेन जो है टोटल 3 बुक्स में डिवाइडेड है। The first book begins with the story of the Sinai family, particularly with the events leading up to the fall of British colonial India। जो फर्स्ट बुक होता है सिनाई फैमिली से शुरू होता है, जिसमें स्पेशली ये दिखाया गया है कि कैसे ब्रिटिश कॉलोनी फॉल कर जाती है इंडिया में और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाता है। Salim later discovers that all children born in India between 12 a.m. and 1 a.m. on that date are imbued with special powers। सलीम लेटर ऑन इस बात को डिस्कवर करता है कि वो सभी बच्चे जिनका जन्म इंडिया में हुआ था 12 से 1 बजे के बीच में उस दिन यानी कि 1947 को, तो उनके सबके पास कोई न कोई स्पेशल पावर्स होता है और उसी रेफरेंस में सलीम के पास टेलीपैथिक पावर होता है। उसी टेलीपैथिक पावर का यूज करके सलीम क्या करता है, उन सभी बच्चों की एक मीटिंग बुलाता है। The story moves in different parts of Indian subcontinent, कश्मीर, आगरा, बॉम्बे, लाहौर, ढाका। तो इस स्टोरी में जो नॉवेल है द मिडनाइट चिल्ड्रेन की इसमें जो स्टोरी है
इसमें बहुत सारे जो एरिया है वो इंडिया का कवर करता है, साथ में सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी। तो स्टोरी कहाँ कहाँ जाती है, कश्मीर से आगरा, बॉम्बे, लाहौर और ढाका, इतनी एरिया में ये स्टोरी क्या हुई है, सेट हुई है। The novel is a historical chronicle of modern India as centering on the inextricably linked fates of two children who were born within the first hour of independence from Great Britain. तो ये नॉवल जो है एक हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है मॉडर्न इंडिया का, और इसमें टू चिल्ड्रेन के फेट को लेकर बताया गया है। तो दो बच्चे जिनकी किस्मत किस तरह से एक दूसरे से लिंक रहती है, वही इस नॉवेल में बताया गया है। और ये दोनों ही इंडिया को जब आजादी मिलती है तो उसके फर्स्ट आवर में ये दोनों जन्म लेते हैं, यानी कि 12 से 1 बजे के टाइम में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मिडनाइट चिल्ड्रन को लेकर। सलमान रश्दी का वर्क है और 1981 में इस वर्क को क्या मिला है, बुकर प्राइज मिला है। याद रखेंगे ये सारे फैक्ट्स। नेक्स्ट वर्क in 1997, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय। तो 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स को मिला है बुकर प्राइज, और ये ऑथर है इनके अरुंधति रॉय। इट इज अ फैमिली ड्रामा नॉवेल एंड डेब्यू नॉवेल ऑफ रॉय। तो ये एक फैमिली ड्रामा नॉवेल की कैटेगरी में आता है और ये इनका फर्स्ट नॉवेल है अरुंधति रॉय का। A story about the childhood experiences of fraternal twins whose lives are destroyed by the love laws prevalent in 1960s केरला। तो ये जो स्टोरी है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में है। किसके चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में? फ्रेटर्नल ट्विंस हैं और उनकी जिनकी जिंदगी लव लॉस की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। 1960s के दौरान में इस तरह का जो लॉ है केरला में चला करता था। तो याद रखेंगे 1960s में केरला में लव लॉस चला करता था, जिसकी वजह से इस स्टोरी के जो लीड कैरेक्टर हैं फ्रेटर्नल ट्विंस से, उनकी लाइफ क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। जॉनर है नॉवेल, साइकोलॉजिकल फिक्शन, डोमेस्टिक फिक्शन। द स्टोरी इज सेट इन अयामनम, पार्ट ऑफ कोटायम डिस्ट्रिक्ट इन केरला। स्टोरी की सेटिंग अयामनम में है, जो कि केरला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, केरला के कोटायम डिस्ट्रिक्ट में। The novel has a disjointed narrative. The temporal setting shifts back and forth between 1969, when fraternal twins Rahel, a girl, and Stephen, a boy, are 7 years old, in 1993, when the twins are reunited. तो नॉवेल में जो स्टोरी है वो डिसजॉइंटेड नैरेटिव के रूप में है, क्योंकि स्टोरी कभी पास्ट में चली जाती है और कभी प्रेजेंट में। तो पास्ट में 1969 के समय चली जाती है, जहां पे फ्रेटर्नल ट्विंस राहेल जो कि गर्ल है एंड स्टेफन जो कि बॉय है, दोनों 7 इयर्स के होते हैं। तब स्टोरी यहाँ पे बताई जाती है 1969 में। फिर वापस ये 1993 में आ जाते हैं, जब ये दोनों रीयूनाइट होते हैं। तो जो स्टोरी स्टार्ट होती है इनके मदर से स्टार्ट होती है, अम्मा से करके वो नाम है, वहीं से स्टार्ट होती है स्टोरी। और फिर कैसे वो मतलब रहती है, कैसे इन दोनों बच्चे को जन्म देती हैं, फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। नेक्स्ट वर्क इज 2006 का वर्क है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किरण देसाई का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, जिसको 2006 में बुकर अवार्ड मिला है। इट इज द सेकेंड नॉवल ऑफ किरण देसाई। तो किरण देसाई की ये सेकेंड नॉवल है। जिस समय इनको बुकर अवार्ड मिला था, इनकी मदर अनीता देसाई का भी नॉवल क्या हुआ था, बुकर अवार्ड की लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हुआ था, लेकिन विनर बन गई किरण देसाई अपनी वर्क द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस को लेकर। जॉनर है नॉवेल का, नॉवेल है, साइकोलॉजिकल फिक्शन है, डोमेस्टिक फिक्शन है। इट वॉज रिटेन ओवर अ पीरियड ऑफ 7 years आफ्टर हर फर्स्ट बुक हुला बालू इन द गवावा ऑर्चार्ड। किरण देसाई ने इस नॉवेल को 7 वर्ष बाद लिखा था। इनका पहला जो वर्क आया था हुला बालू इन द गवावा ऑर्चार्ड, उसके 7 साल बाद इन्होंने ये वर्क लिखा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। मेन थीम्स आर माइग्रेशन, लिविंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स एंड बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। नॉवेल का मेन थीम माइग्रेशन है और दो दुनिया में रहने का भी इसका थीम है। तो दो दुनिया के बीच में रहना और साथ में प्रेजेंट और पास्ट में रहना, टोटल इस नॉवेल की थीम है।
द स्टोरी सेंटर्स अराउंड द लाइव्स ऑफ बीजू एंड साई। जो स्टोरी है, इनके लीड कैरेक्टर हैं बीजू और साई। इन्हीं के चारों तरफ टोटल नॉवेल की स्टोरी मूव करती है। बीजू इज एन इंडियन लिविंग इन यूएस इलीगली, सन ऑफ कुक हु वर्क्स फॉर साइज ग्रैंडफादर। बीजू क्या है, एक इंडियन है और इलीगली यूएस में रहता है। वो एक कुक का बेटा है और साई के ग्रैंडफादर के लिए वर्क करता है। साई इज एन ऑर्फन लिविंग इन माउंटेनियस कालिम्पोंग विथ हर मैटरनल ग्रैंडफादर जेमू भाई पटेल। और साई कौन है, एक ऑर्फन है जिसके पेरेंट्स नहीं होते हैं। कालिम्पोंग में वो रहती है अपने मैटरनल ग्रैंडफादर जेमू भाई पटेल के साथ। हर मदर वॉज अ गुजराती एंड हर फादर अ जोरास्ट्रियन ऑर्फेन। इसकी जो मदर थी वो गुजराती थी और इसके फादर जो थे जोरास्ट्रियन ऑर्फेन थे। नॉवेल की सेटिंग 1986 में होती है। तो जो एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं इस नॉवेल से रिलेटेड। आप लोग चाहे तो इन सभी नॉवेल्स की डिटेल जो समरी है वो रीड कर सकते हैं, बट इतना आई थिंक एनफ हो सकता है एग्जाम के लिए। मीन्स यही इम्पोर्टेंट है, तो इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस किए जा चुके हैं। आप लोग पूरी स्टोरी भी पढ़ सकते हैं, अच्छी स्टोरी है, पढ़ना भी चाहिए। नेक्स्ट वर्क है 2008 द व्हाइट टाइगर, अरविंद अडिगा। तो अरविंद अडिगा का फेमस वर्क है द व्हाइट टाइगर, 2008 में बुकर प्राइज मिलता है। The novel provides a darkly humorous perspective of India's class struggle in a globalized world as told through a retrospective narration from Balram Halwai, a village boy। तो ये जो नॉवेल है इंडिया की जो क्लास स्ट्रगल है उसके ऊपर एक तरह से ये नॉवेल फोकस करता है और किस तरह से ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा मतलब लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है क्लास स्ट्रगल इंडिया में। और फिर एक जो नॉवेल का लीड कैरेक्टर बलराम हलवाई है जो कि एक गांव का लड़का होता है और किस तरह से वो अपना जो कैरियर है वो बिल्डअप करता है, आगे बढ़ता है, ये सभी इस नॉवेल की स्टोरी में शामिल है। जॉनर देख लेते हैं, एपिस्टोलरी नॉवेल है, मिस्ट्री है, पिकारेस्क नॉवेल है। तो याद रखेंगे द व्हाइट टाइगर जो है एपिस्टोलरी नॉवेल की कैटेगरी में आता है, मिस्ट्री नॉवेल की कैटेगरी में आता है और पिकारेस्क नॉवेल की कैटेगरी में आता है। Adiga says his novel attempt to catch the voice of the man you meet as you travel through India। Adiga ने अपनी नॉवेल्स के लेकर कहा है कि आप जब भी इनके नॉवेल्स को किसी भी नॉवेल्स को पढ़ेंगे तो आपको ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जो आप अगर इंडिया में कहीं भी ट्रेवल करें तो ऐसे कैरेक्टर्स आपको कहीं भी ऑन द वे मिल जाएंगे। द वॉइस ऑफ द कोलोसल अंडर क्लास, तो ऐसे लोगों की ये आवाज उठाते हैं अडिगा अपने नॉवेल में जो लोग बिल्कुल अननोन होते हैं दुनिया के लिए। मतलब उनकी जो मिजरी है, दुख है, कष्ट है, वो बिल्कुल दुनिया के अननोन होता है और ऐसे कैरेक्टर आपको कहीं भी इंडिया में राह चलते हुए ट्रैवल करते हुए मिल जाते हैं। तो इन्हीं लोगों की आवाज को अडिगा अपनी नॉवेल में मेंशन करते हैं और कुछ इसी तरह का इस नॉवेल द व्हाइट टाइगर में भी इन्होंने मेंशन किया है। बलराम हलवाई narrates his life in a letter written in 7 consecutive nights and addressed to the Chinese premier Wen Jiabo। इस स्टोरी में क्या होता है, बलराम हलवाई जो कि लीड कैरेक्टर होता है वो अपनी जो बीते हुए कल है उसके बारे में बताता है लेटर के माध्यम से। और वो लेटर उसने 7 कॉन्टिन्यू राइट में लिखा था, यानी कि उसने 7 दिन तक वो लेटर लिखे थे रात में कॉन्टिन्यू। और किसको एड्रेस करके बलराम हलवाई ने लेटर लिखा है, चाइनीज प्रीमियर वेन जियाबो को एड्रेस करके वो लेटर लिखा है। 7 दिन तक कॉन्टिन्यू नाइट के टाइम में उसने लेटर लिखा है बलराम हलवाई ने। और इसी तरह से लेटर के माध्यम से जो स्टोरी है वो आगे बढ़ती है, तो दैट इज व्हाई इट इज एपिस्टोलरी नॉवेल। तो वो नॉवेल जिसमें स्टोरी लेटर के माध्यम से आगे बढ़ती है दैट इज कॉल्ड एपिस्टोलरी नॉवेल। In this letter, Balaram explains how he, the son of rickshaw puller, escaped a life of servitude to become a successful businessman। तो इस लेटर में बलराम क्या बताता है कि कैसे वो एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा होकर किस तरह से उसने अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया
और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। तो यही सारी स्टोरी है टोटल इस नॉवेल में बलराम हलवाई को लेकर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग बिल्कुल मिस ना करें, जरूर देखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि बहुत मेहनत से आपके लिए ये सारे फैक्ट्स जो है तैयार किए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।